नमस्कार। मैं स्नेहा, आपकी होस्ट, एक बार फिर से आप सबका स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल डर का घर में। आज जो कहानी मैं आप सबके लिए लेकर आई हूँ वो कहानी एक ऐसी कहानी है जिस कहानी से हमें पता चलता है कि इंसान कई बार अपनी इच्छाओं की पूर्ति के लिए किस हद तक गिर सकता है या फिर किस हद तक मतलबी हो सकता है। आज की कहानी की तरफ आगे बढ़ने से पहले मैं मेरे सारे दोस्तों को दिल से धन्यवाद देना चाहती हूँ। मेरे सारे दोस्त जो कि हमेशा अपना प्यारा प्यारा कमेंट्स, सपोर्ट देकर मुझे मोटिवेट करते हैं कि मैं हमेशा आपके लिए बेहतर कहानियाँ लेकर आऊँ। और मेरे उन कुछ खास दोस्तों का नाम है चिन्मय त्रिपाठी जी, नवीन शर्मा जी, रूबी जी, अमित जी, मुकेश राणा जी, उसके अलावा और भी सारे दोस्त। मैं सबको दिल से धन्यवाद देती हूँ और आप सारे दोस्तों से सिर्फ यही एक उम्मीद करती हूँ कि आप सब आगे भी अपना प्यार और सपोर्ट मेरे साथ हमेशा ऐसे ही बनाए रखेंगे। तो चलिए बढ़ते हैं अब आज की कहानी की तरफ। आज की कहानी है रवि की। रवि जो कि एक ऐसा इंसान था जो हर इच्छा की पूर्ति के लिए सारी सीमाओं को पार करने पर तुला हुआ था। कैसे, क्यों, जानेंगे इस कहानी में आगे। आज रवि की शादी थी और रवि की शादी आज ऐसे दिन पे हो रही थी जिसमें आम तौर पर हम नहीं सुनते कि शादियां करवाई जाती हैं। आज अमावस्या का दिन था। रवि काफी लंबे वक्त से अपने लिए कोई अच्छी पत्नी तलाश कर रहा था। आखिरकार उसकी तलाश खत्म हो चुकी थी, लेकिन रवि ने शादी से पहले कुछ शर्तें रखी थीं, जिन शर्तों को मानने के लिए लड़की के घर वाले तैयार थे, क्योंकि उन्हें अपनी बेटी की शादी इतने अच्छे और बड़े घर में जो करवानी थी। रवि काफी पैसे वाले परिवार से था और जो लड़की थी जिसका नाम था सपना, वो काफी छोटे मिडिल क्लास या फिर मैं यूं कहूं कि लोअर मिडिल क्लास की फैमिली से बिलोंग करती थी। और तो और रवि शादी में दहेज बिल्कुल नहीं ले रहा था। शादी का पूरा खर्चा भी रवि ही उठा रहा था। इतना अच्छा मौका सपना के परिवार वाले कैसे जाने देते। इस वजह से रवि की सारी शर्तें मान ली गई थी। जिस तरह से रवि की शादी हो रही थी और जिस दिन पर शादी हो रही थी, सपना के परिवार वालों को ये चीज़ काफ़ी अजीब तो लग रही थी, लेकिन वो कोई ऑब्जेक्शन उठाने की हालत में नहीं थे, क्योंकि रवि की शादी अमावस्या के दिन पर हो रही थी। और तो और उस दिन कोई भी शुभ मुहूर्त बिल्कुल नहीं था। शादी के रिचुअल्स भी आम शादियों से थोड़े अलग लग रहे थे, लेकिन सारी बातों को दरकिनार कर दिया गया। आखिरकार शादी हो गई और विदाई भी उसी वक्त करवा ली गई। शादी के तुरंत बाद घर पर सपना के परिवार वाले कुछ रस्में करना चाहते थे, लेकिन रवि ने साफ साफ इनकार कर दिया कि अब ये मेरी पत्नी बन चुकी है और मैं इसे अपने हिसाब से जो भी करवाना है वो करवा लूंगा। सपना के परिवार वालों ने कुछ भी नहीं कहा और शादी करके विदाई करवा के वो अपनी पत्नी सपना को अपने साथ लेकर अपने बड़े से घर में पहुंच चुका था। उतने बड़े घर में साफ सफाई या देख रेख करने के लिए सिर्फ और सिर्फ एक ही औरत थी, जो औरत काफ़ी बुजुर्ग थी। उनको देखकर ये समझ में आ रहा था कि उनकी उम्र कुछ भी नहीं तो कम से कम 80 साल की तो ज़रूर होगी, लेकिन उनके शरीर, उनका चलना फिरना और सारी चीज़ें उनके उम्र के मुताबिक बिल्कुल नहीं थी। उनके चेहरे की झुर्रियाँ वो काफ़ी अलग थी और तो और
वो बात भी ढंग से नहीं करती थी। कुछ भी पूछने पर वो सवाल का जवाब कभी भी देती और कभी नहीं देती, लेकिन वो रवि के सारे सवालों का जवाब जरूर दिया करती थी। सपना को अभी तो आए दिन ही कितने हुए थे। सपना इन चीजों को ये समझकर टाल रही थी कि शायद धीरे धीरे सब कुछ नॉर्मल हो जाएगा। और आगे क्या सच में सब नॉर्मल होने वाला था? शादी के अगले दिन ही सपना ने कोशिश की कि वो अपना किचन, अपना संसार संभाल ले, लेकिन उन बूढ़ी अम्मा जी ने सपना को साफ साफ मना कर दिया। उन्होंने तो सपना को किचन में आने तक से मना कर दिया और ये कहा कि ये जगह तुम्हारी नहीं है, मैं यहाँ सालों से काम कर रही हूँ, तुम अपने कमरे में रहो और किसी चीज़ की ज़रूरत हो तो मुझे बताओ, तुम्हें किचन में आने की कोई ज़रूरत नहीं है। सपना को ये चीज़ काफ़ी अजीब लगी, लेकिन उसने सोचा शायद धीरे धीरे सब कुछ नॉर्मल हो जाएगा, और उसने इस बात को भी नज़रअंदाज कर दिया। उसने एक बार तो कोशिश की कि वो रवि से इस बारे में बात करे, लेकिन रवि ने बिना पूरी बात सुने ही सपना को साफ साफ कह दिया कि तुम्हें अम्मा की सारी बातें सुननी और माननी पड़ेंगी। मैं जब घर में नहीं रहता तो वो ही इस घर की सब कुछ है। ये बात काफ़ी अजीब थी। सपना को ये चीज़ कहीं ना कहीं पसंद तो नहीं आई, लेकिन वो कर क्या सकती थी। उसने इस बात पर भी चुप्पी साध ली। देखते ही देखते एक हफ्ता और निकल गया और रवि ने आज सपना को पैकिंग करने को कहा। उसने कहा वो तैयार हो जाए, वो दोनों शहर से बाहर जा रहे हैं। सपना ने सवाल पूछने की कोशिश की, लेकिन हर बार की तरह इस बार भी उसके सवाल को आधे में ही काट दिया गया और सपना चुपचाप पैकिंग करने में लग गई। सपना ने अपनी पैकिंग खत्म कर ली थी। अब बारी थी रवि की पैकिंग करने की। जब उसने रवि का कबर्ड खोला और उससे कपड़े निकाल कर सूटकेस में डाल ही रही थी कि तभी सपना की नज़र कुछ अजीब सी चीज़ों पर पड़ी जो रवि के कबर्ड में रखी थी। सपना को वो चीज़ें काफ़ी अजीब लग रही थीं, क्योंकि ऐसी चीज़ें कोई कबर्ड में क्यों रखेगा। वो चीज़ें थीं कुछ सिंदूर लगे हुए नींबू, कुछ अजीब सी गुड़िया और कुछ सुई, कुछ अलग अलग तरह के कांटे। अब ये चीज़ें देखकर सपना को डर भी लग रहा था, लेकिन सपना जिसके आम सवालों के जवाब भी कभी नहीं दिए जाते, वो ये बात कैसे एक्सपेक्ट कर सकती थी कि अगर वो ऐसी किसी चीज़ के बारे में रवि से पूछेगी तो उसे उसके सवाल का जवाब मिल जाएगा। सपना ने इस बार बिना कुछ पूछे ही चुप लगाना ज़्यादा सही समझा और वो दोनों शाम में, मतलब रात होने के बाद लगभग 9 या 10 बजे कहीं जाने के लिए निकल गए। सपना ने एक बार जानने की कोशिश की कि वो कहाँ जा रहे हैं। अभी रवि ने पहली बार उसे देखकर स्माइल दी और मुस्कुराते हुए कहा, हम अपने हनीमून पर जा रहे हैं। सपना को ये बात सुनकर काफ़ी अच्छा लगा। सपना को भी ये लगा कि शायद हम अभी तक हनीमून पर नहीं गए, हमने साथ में ऐसा क्वालिटी टाइम नहीं बिताया है जिसके वजह से हमारे बीच की बॉन्डिंग कुछ खास नहीं बन पाई है। तो शायद वहाँ जाने के बाद सब कुछ नॉर्मल हो जाए। और वो दोनों एक अजीब से सुनसान रास्ते पर आगे बढ़ते जा रहे थे। सपना हर तरफ देख रही थी, लेकिन कुछ जगह लाइटें होने की वजह से थोड़ा बहुत कुछ नज़र आता और कुछ जगह अंधेरे के अलावा कुछ भी नहीं था। आखिरकार वो दोनों रात के करीब 2:30 बजे एक बड़ी सुंदर, बड़ी आलीशान सी हवेली के सामने आकर रुक गए। वहाँ पर रुकते ही तुरंत सपना ने बाहर देखने की कोशिश की। वो हवेली काफ़ी बड़ी, काफ़ी आलीशान थी, लेकिन लाइट्स काफ़ी कम थी।
उसने ये सोचा, शायद रात में लाइट्स कम कर दी गई हो। और सपना ने तुरंत पूछा, ये कौन सी जगह है? रवि ने कहा, ये हमारा ही घर है, लेकिन यहाँ मैं बहुत कम आया करता हूँ। और इतना कहकर रवि गाड़ी से उतर गया। उसको देखकर सपना भी उतर गई। रवि घर की तरफ आगे बढ़ने लगा और उसके पीछे पीछे सपना भी आगे बढ़ रही थी। तभी अचानक बिना दरवाजे पर दस्तक दिए हवेली का दरवाज़ा खुल गया और दरवाज़ा खुलते ही रवि ने सामने किसी को देखा और वहाँ पर वही अम्मा मौजूद थी जो कि इतने दिनों से उनके साथ वहाँ पर थी। उनको देखते ही सबसे पहले तो सपना का चेहरा उतर गया, लेकिन फिर उसके मन में ये सवाल आया कि ऐसा कैसे हो सकता है, वो यहाँ कैसे आ सकती है? हम तो गाड़ी से आए हैं, वो हमसे पहले यहाँ कैसे पहुँच गई? सपना के पास किसी भी सवाल का जवाब नहीं था। आखिरकार सपना अंदर आई और अंदर आने के बाद उसने हवेली को चारों तरफ घूम घूम कर देखना शुरू किया। वो हवेली जितनी बड़ी थी, जितनी आलीशान थी, उतनी ही खूबसूरती से सजाई गई थी और वहाँ पर बड़े बड़े औरतों के पोस्टर लगे हुए थे। वो किसी एक औरत के ही पोस्टर थे, या फिर यूं कहूँ कि हाथ से बनाए हुए फोटोज। उस फोटो को देखकर उसने रवि से तुरंत पूछा, ये कौन है? आपकी माँ? और रवि ने घूर कर उसकी तरफ देखा। उसके बाद सपना चुप हो गई। वो दोनों एक कमरे में चले गए और वहाँ जाने के बाद धीरे धीरे सपना की तबीयत बिगड़ने लगी। सपना काफ़ी बीमार रहने लगी। उसे नींद में अजीब तरीके से अपने आप पर कुछ फील हुआ करता था, जैसे कोई उससे अपनी सांसें टकरा रहा हो। और सपना जब आंखें खोलती तो ऐसा कुछ भी वहाँ नहीं होता था। मुश्किल से एक हफ्ते में ही सपना की हालत काफ़ी ख़राब हो चुकी थी। सपना ने लगभग 10 से 15 किलो वेट लॉस कर दिया था। सपना खाना भी ढंग से नहीं खा पा रही थी और घूमने का बोलकर रवि उसे यहाँ लेकर आया था। लेकिन सपना यहाँ जब से आई थी तब से सपना अपने कमरे में ही रह रही थी। और तो और उसकी तबीयत अब जितनी खराब हो रही थी, सपना ने कई बार डॉक्टर को बुलाने के लिए कहा, लेकिन रवि हमेशा की तरह उसकी बातों को अवॉइड कर रहा था। आखिरकार एक दिन जब रवि वहाँ पर नहीं था, तब सपना ने ये तय किया कि वो खुद चलकर गांव में जाएगी और जाकर वहाँ किसी वैद्य या डॉक्टर का पता लगाएगी। सपना ने ऐसा ही किया। उसने बड़ी मुश्किल से उस अम्मा और रवि से नज़रें बचाकर घर से निकलने की तैयारी की और वो इसमें कामयाब भी हो गई। थोड़ी ही देर में वो एक गांव में पहुंच चुकी थी। वहां पर उसे एक इंसान मिला जिससे उसने ये जानने की कोशिश की कि ये कौन सी जगह है। उस इंसान ने उसे उस गांव के बारे में बताया और उससे ये जाना कि वो कहाँ रह रही है। उसे तो वो पहली बार गांव में देख रहा है। तब सपना ने बताया कि वो उस हवेली में अपने पति रवि के साथ आई है। ये बात सुनते ही उस इंसान के चेहरे के भाव तुरंत बदल चुके थे। वो वहां से तुरंत कोई बहाना बनाकर भाग गया। सपना को ये बात काफी अजीब लगी, लेकिन उसने ज्यादा ध्यान ना देते हुए गांव में दूसरे आदमी से मदद मांगने की उम्मीद से वो गांव के अंदर दाखिल होती गई और आखिरकार उसे एक औरत मिली जिससे उसने मदद मांगी। उसने कहा उसकी तबीयत कुछ दिनों से काफ़ी ख़राब चल रही है, तो गांव में कोई डॉक्टर या कोई वैद्य मिल सकता है क्या जो उसका इलाज करे। ये बात सुनते ही उस औरत ने तुरंत उससे वही सवाल पूछा कि वो कौन है और वो यहाँ कहाँ रह रही है, वो किसके साथ है। सपना ने उसे भी तुरंत सारी बातें बताई।
उस औरत के भी चेहरे के भाव तो बदल गए थे, लेकिन वो सपना को छोड़कर भागी नहीं। वो तुरंत सपना का हाथ पकड़ के सपना को अपने साथ अपने छोटे से झोपड़ी के अंदर लेकर चली गई और उसने तुरंत ही सपना के ऊपर से कुछ कुछ चीजें घुमाकर घर के बाहर फेंकी और ये कहा, बेटा तुम्हारे साथ कुछ भी अच्छा नहीं है, तुम्हें डॉक्टर की ज़रूरत नहीं है, तुम्हें कोई तांत्रिक चाहिए। ये बात सुनकर सपना को काफ़ी अजीब लगा और सपना इन बातों में नहीं मानती थी। सपना ने तुरंत कहा, आप क्या बकवास कर रही हैं, तांत्रिक चाहिए मतलब? इस पर उस औरत ने कहा, देखो बेटा मैं कुछ ज़्यादा तो नहीं जानती, लेकिन तुम जिसका नाम ले रही हो वो इससे पहले भी कई शादियां कर चुका है और हर बार वो यहाँ आता तो किसी के साथ है लेकिन जाता अकेला है। वो कोई आम इंसान नहीं है। ये सारी बातें सपना को काफ़ी अजीब लग रही थी। वो अपने पति के बारे में ऐसी बातें कैसे सुन सकती थी। इस पर सपना को उसने समझाते हुए कहा, बेटा तुम एक बात बताओ, तुम इससे पहले जहाँ थी वहाँ तुम्हारे साथ ऐसी कोई समस्याएं कभी हुई हैं? लेकिन तुम जब से यहाँ आई होगी इस हवेली में, तब से तुम्हें काफ़ी अजीब लग रहा होगा और तो और तुम्हें किसी के आस पास होने का एहसास भी होता होगा। सपना ने तुरंत सारी बातें याद की और उसने हाँ कह दिया। ये सारी बातें सुनकर अब सपना को काफ़ी डर लग रहा था। सपना ने तुरंत कहा, हाँ आप सही कह रही हैं, मुझे ना अपने पति से बहुत डर लगता है और तो और मुझे एक बात भी नहीं समझ में आती है, वहाँ भी एक अम्मा रहती है और हम यहाँ गाड़ी से आए, लेकिन हमारे आने के पहले वो अम्मा यहाँ कैसे आ गई मुझे ये भी नहीं पता। वो अम्मा मुझे कुछ नहीं करने देती है, घर के कोई काम नहीं करने देती, कुछ छूने नहीं देती। इस पर उस औरत ने हल्की सी अजीब सी हंसी देते हुए कहा, "हाँ, तुम्हें वो चीज़ें छूने भी कैसे देगी? वैसे भी उस घर में खाने पीने की चीज़ें से ज़्यादा तंत्र मंत्र की चीज़ें चलती हैं। तुम वहाँ जाओगी और सच्चाई जान गई तो उनका प्लान कैसे कामयाब होगा?" ये सारी बातें सुनकर सपना को कहीं ना कहीं अब सारी बातों में सच्चाई और लिंक सब कुछ समझ में आने लगा। उसने उस औरत से मदद मांगते हुए कहा, तो अगर ऐसा कुछ है तो क्या आप मेरी मदद कर सकती हैं? इस पर उस औरत ने तुरंत कहा, हाँ बेटा मैं तुम्हारी मदद कर सकती हूँ, तुम बिल्कुल चिंता मत करो। आज रात तुम यहीं रुको मेरे साथ। वैसे भी अभी तुम्हें आए हुए यहाँ पर 1 हफ्ता हो चुका है, अब मुश्किल से 3 दिन ही बचे हैं तुम्हारे पास। ये सारी बातें सपना को और भी ज़्यादा डरा रही थी और आज रात ही वो औरत सपना को लेकर अपने साथ गांव के सबसे आखिरी हिस्से में पहुंच गई। वहां गांव से अलग थलग एक कुटिया बनी हुई थी और उस कुटिया के अंदर एक छोटी सी दिया या फिर लालटेन कुछ तो जल रहा था, जिसकी हल्की हल्की रोशनी बाहर से दिखाई दे रही थी। वो दोनों वहां पर पहुंचे। तुरंत ही उस औरत ने उस कुटिया का दरवाज़ा धीरे से खटखटाया और दरवाज़ा खटखटाते ही रात के उस वक्त जब सारे गांव के लोग सो चुके थे, उस इंसान ने ऐसे दरवाज़ा खोला जैसे वो अभी भी जगा हो और किसी का इंतज़ार कर रहा हो। उसने तुरंत दरवाज़ा खोलते ही सपना की तरफ देखा और इशारा किया अंदर आने को। सपना को तुरंत लेकर वो औरत उस कुटिया के अंदर आ चुकी थी और पहले से वहाँ पर काफ़ी तैयारियां की गई थीं, जैसे उन्हें पता हो कि कोई उनसे मदद मांगने के लिए आने वाला है। सपना को डर भी लग रहा था कि क्या वो सच में इन लोगों पर भरोसा करके सही कर रही है, लेकिन सपना क्या कर सकती थी, वो मजबूर थी। उसने तुरंत ही सारी चीज़ें खुद के अंदर सोचना बंद की, खुद को नॉर्मल किया और उस आदमी ने मतलब उस तांत्रिक ने जहाँ बैठने का इशारा किया वहाँ वो बैठ गई और तुरंत ही उस तांत्रिक ने कुछ मंत्र जाप शुरू किए
और मंत्र जाप शुरू करते ही उसने सामने एक बड़ी सी थाल में पानी भर कर रखा था। उस थाल में उसे अब अपने पति का और उस अम्मा का चेहरा नजर आ रहा था। वो दोनों कुछ बातें कर रहे थे, लेकिन वो जहाँ खड़े हुए उस थाल में दिखाई दे रहे थे, वो जगह सपना को समझ में नहीं आ रही थी। थोड़ी ही देर में जब वो दोनों वहाँ से आगे बढ़ने लगे, तब सपना को समझ में आया कि वो उस हवेली का कोई ऐसा हिस्सा है जहाँ अभी तक सपना गई ही नहीं है। लेकिन उस तांत्रिक ने बताया, नहीं बेटा, तुम्हें हर रात उस जगह पर ले जाया जाता है, लेकिन तुम्हें ये बात पता नहीं है। वहाँ तुम्हारे पति ने अपनी पहली पत्नी की आत्मा को संभाल कर रखा है, उसके सड़े हुए कंकाल के साथ, और वो अपनी उसी पत्नी को एक शरीर देना चाहता है, जिसके वजह से उसने आज तक लगभग 6 औरतों की हत्या की है, क्योंकि उसकी पत्नी ने आने का जो रास्ता बताया था वो यही था कि 6 पत्नियों से शादी करने के बाद जब वो मर जाएंगी या तुम उसे मार दोगे, तब जो तुम्हारी 7वीं पत्नी होगी उसके साथ तुम्हें अमावस्या के दिन पर ऐसी चीज़ें करके, मतलब जो विधि बताई थी वो चीज़ें करके शादी करनी होगी, और तुम शादी के बाद भी उसे कभी भी अपवित्र नहीं करोगे, मतलब उसके साथ पति पत्नी का कोई संबंध कायम नहीं करोगे। सपना को तुरंत सारी बातें समझ में आने लगी, क्योंकि सपना के साथ भी आज तक ऐसा कुछ नहीं हुआ था। और उन्होंने ये भी बताया कि वो अब 3 दिन बाद ही तुम्हें मार कर तुम्हारे ही शरीर में अपनी उस पहली पत्नी को जगह देने वाला है, और फिर वो तुम्हारे साथ हमेशा के लिए अपनी पहली पत्नी की आत्मा के साथ रहेगा। ये सारी बातें सुनकर सपना रोने लगी, लेकिन वहाँ बगल में बैठी उस औरत ने सपना को संभाला और ये कहा कि बेटी, बहुत अच्छा हुआ कि तुम्हें सारी चीज़ें पता नहीं कैसे समझ में आई और तुम मदद मांगने के लिए खुद ही हमारे पास आ गई। हमें ये बातें पता थी, लेकिन हम चाह कर भी कुछ नहीं कर सकते थे तब तक जब तक कि कोई भी हमसे खुद मदद मांगने ना आए। इससे पहले मैं हर रोज़ हवेली के आसपास से होकर गुजरा करती थी, लेकिन उस हवेली को एक ऐसे कवच से बांधा गया है जिसके वजह से हम जैसे आम इंसान वहाँ तक पहुँच ही नहीं सकते, या यूं कहूँ कि हम जैसे भगवान में मानने वाले इंसान वहाँ तक नहीं पहुँच सकते। अब जबकि तुम यहाँ आ गई हो, तुम बिल्कुल चिंता मत करो। आज से ही तुम्हारी ये पूजा शुरू करवा दी जाएगी और तीसरे दिन तुम्हारे लिए सब कुछ, सारी बुरी चीज़ों का अंत हो जाएगा। और इतना कहने के बाद उन्होंने वो पूजा शुरू करवाई और पूरी रात सपना वो तांत्रिक दोनों मिलकर कुछ पूजा कुछ हवन करते रहे, और ऐसे ही 2 दिन तक ये हवन हर रात चलता। और आज आखिरी रात थी। आज आखिरी रात सपना को काफ़ी अजीब लग रहा था, उसे डर लग रहा था। वो चाह कर भी हवन में आहुति नहीं डाल पा रही थी। ये बात तांत्रिक को पहले से पता थी। उसके बाद उन्होंने सपना के हाथों में तुरंत ही एक रक्षा सूत्र बांधा और एक अजीब सी चुनरी, जो कि कह सकते हैं कि माता रानी पर शायद चढ़ाई हुई चुनरी थी, वो चुनरी लाकर सपना के सर पर उड़ा दी। उसके बाद सपना खुद को काफ़ी नॉर्मल महसूस करने लगी और उसने वो आखिरी रात भी जैसे जैसे बताया गया सारी पूजा की। और उसके बाद सपना को ये कहा गया कि तुम उस हवेली की तरफ बिल्कुल मत जाना और जितना हो सके यहाँ से दूर हमेशा के लिए चली जाओ। सपना कहीं भी जा नहीं सकती थी,
क्योंकि उसे अपने माता पिता के घर की हालत बहुत अच्छे से पता थी। सपना ने उन्हीं अम्मा जी से ये कहा कि वो अपने घर नहीं जा सकती। उन अम्मा जी की कोई संतान नहीं थी। उन्होंने सपना को हमेशा अपने साथ रहने के लिए कहा और वो सपना को अपनी बेटी बनाकर अपने घर में रख चुकी थी, क्योंकि वो उसे अपने दिल में जगह तो पहले ही दे चुकी थी। उसके बाद सपना की ज़िंदगी में ऐसी कोई तकलीफ़ कभी नहीं आई। तो आज की ये कहानी यहीं पर ख़त्म होती है। आपको हमारी आज की ये कहानी कैसी लगी, हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और अगर आपको हमारी ये कहानियाँ पसंद आती हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा हमारी इन कहानियों को शेयर करें। अगर आप हमारे इस चैनल पर आज पहली बार आए हैं तो हमारे इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें। तो आज के लिए बस इतना ही। मैं स्नेहा, आपकी दोस्त, आज के लिए लेती हूँ अलविदा। वापस से आपसे मिलने आऊँगी और आप सबको लेकर जाऊँगी कुछ जाने अनजाने किस्से कहानियों के सफ़र पर, आपका अपना डर का घर में। तो तब तक के लिए नमस्कार।